हेलो। तो माइंड वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। और भैया ये हम लोग जो फिजिक्स वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वाला नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि हम जो यहाँ पर पार्ट कवर करेंगे वो फिजिक्स वाला फिजिक्स से रिलेटेड करेंगे, ठीक। उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। खैर, तो इस बात में एक बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते, हम लोग केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स मिक्स करके पढ़ते हैं। तो अपनी कोशिश अब ये रहेगी कि अगले 20 से 25 मिनट के अंदर पूरे काम के सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक। तो भैया सबसे पहले जब हम लोग केटीजी पढ़ते हैं तो इसमें कुछ 3 फॉर्मूले आपके सामने आने हैं। सबसे पहले एक होता है वीआरएमएस, दूसरा वी एवरेज और तीसरा वी मोस्ट प्रोबेबल। तीनों के फॉर्मूले मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए। वीआरएमएस √3 RT/m और वी एवरेज जो है √8/π RT/m और वी मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड हम लोग निकालते हैं वो है √2 RT/m। याद रखना ये एवरेज स्पीड है। अगर आपसे पूछा जाएगा भैया एवरेज वेलोसिटी जब हम लोग निकालते हैं तो भैया वो 0 निकल के आती है, ठीक। आपको याद होगा किस तरीके से हम लोगों ने सारे वीआरएमएस का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद होगा एक डब्बा था, डब्बे के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते थे, वो इधर उधर मूव किया करते थे रैंडम डायरेक्शन में, जहां हम लोग किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे, जी का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया करते थे। सारे कोलिजन को हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन माना था। उसके बाद एक सपोज पार्टिकल गया दीवार से टकराया और वी वेलोसिटी के साथ अगर वो दीवार से टकराता था तो वी वेलोसिटी के साथ वापस आता था ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम हो गया था वो 2 mb हो गया था। बिल्कुल इसी प्रकार जब बहुत सारे मॉलिक्यूल दीवार पे जा जाके टकरा के चेंज इन मोमेंटम एक्वायर करते थे तो एक तरीके से वो जो है उनका चेंज इन मोमेंटम होता था, वही चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से उस पे इतना फोर्स लगा। तो जितना फोर्स पार्टिकल्स पे लगा होगा जाहिर सी बात है उतना ही फोर्स पार्टिकल्स ने दीवार पे लगाया होगा। और आप किसी पर्टिकुलर किसी एरिया पर जब आप इतना फोर्स लगाओगे तो आप वहां बात करते थे प्रेशर की, ठीक। ये बहुत स्पीड में मैंने डेरिवेशन बता के निकल गया, लेकिन बिलीव मी ये डेरिवेशन सच में किसी काम का नहीं है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम का है बेटा यहाँ पर फॉर्मूला। सबसे अच्छी बात किया है कि सारी जो भी यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t है। इस पे जेईई मेंस में सवाल आ जाते हैं कि टेम्परेचर को हम लोगों ने 4 गुना कर दिया तो बता दो भैया वीआरएमएस कितना गुना हो जाएगा। भैया डबल हो जाएगा, ठीक। टेम्परेचर को हमने सपोज 9 गुना कर दिया तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भैया 3 गुना हो जाएगी, ठीक। यही चीज पूछने के लिए वो थोड़ा सा गेम भी खेल सकता है। वो कह देगा भैया कि हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है एग्जाम्पल के तौर पर कि सर जो प्रेशर है ना PV² बराबर कॉन्स्टेंट है, वो कुछ इस टाइप का गेम खेल लेगा, ठीक। कह देगा PV² बराबर कांस्टेंट है और हमने काम किया कि जो वॉल्यूम था एग्जांपल के तौर पे वॉल्यूम को कर दिया हमने हाफ। मतलब इन एनी प्रोसेस जो कि PV² बराबर कांस्टेंट है, आप बाद में इस चीज को पढ़ोगे कि इस प्रोसेस को हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं जिसमें PV की पावर x बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक। तो आपसे बोला जाए भैया वॉल्यूम को हमने हाफ कर दिया तो बताओ वीआरएमएस के साथ क्या होगा। तो आपको चेन पकड़नी पड़ेगी कि यार अगर वॉल्यूम को हमने यहां पर आधा कर दिया तो जाहिर सी बात है प्रेशर जो है वो हमारा 4 गुना हो जाएगा। यहां से देखते ही बता सकते हो आप, ठीक। और प्रेशर अगर आपका 4 गुना हो जाएगा तो पीवी का प्रोडक्ट अगर अपन यहां पर देखें तो भैया यहां पीवी का प्रोडक्ट पीवी है तो यहां पीवी का जो प्रोडक्ट है वो दुगना हो गया 4p × v/2 इज बिकम 2pv। दैट मींस अगर यहां पे टेम्परेचर T होगा तो जाहिर सी बात है यहां पे टेम्परेचर 2T हो जाएगा, ठीक। टेम्परेचर आपने डबल कर दिया है, दैट मींस जो वीआरएमएस हो जाएगा वो आपका कितने टाइम्स हो जाएगा √2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस पे छोटे छोटे सवाल की बेटा प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। जो भी आपके क्लास में सर लोगों ने क्वेश्चंस कराए हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वो आप यहां पर रिवाइज कर लीजिएगा। फिर थोड़ा सा PV = nRT पे थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशंस वगैरह देख लीजिएगा। हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं पूरा लेक्चर पढ़ाऊं, ऑल्दो इसके लिए हम लोग एक लाइव सेशन ले चुके हैं मंजिल सीरीज में। अगर आपको किसी को डिटेल में जाके पढ़ना है तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। काफी डिटेल में जाके हम लोगों ने वहां पे बहुत टाइम कंस्ट्रेंट जितना था अच्छी खासी चीजें हम लोगों ने कवर कर दी थी। उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब जो सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी वाला पार्ट आता है इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो ये है कि सबसे पहले हम निकालते हैं भैया वर्क डन बाय गैस, ठीक। तो वर्क डन बाय गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV। डेरिवेशन का वक्त हमारे पास नहीं है, ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है जहां पर P होता है प्रेशर बाय द गैस। याद रखना ये जो होता है प्रेशर ऑफ द गैस होता है, बाय द गैस नहीं सॉरी प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का जो अपना प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो पिस्टन पे फोर्स लगाती थी, ठीक है सर। अब इसके बाद जो है इसको अच्छे से तो हम ऐसे याद करेंगे सर P × dV होगा। अब डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन बाय द गैस निकालते हैं। वर्क डन बाय गैस में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय जो गैस होगा वो क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर घट रहा है तो आप बोलोगे सर जो वर्क डन बाय गैस है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। इसके लिए आपको चाहो तो डेरिवेशन पे जा सकते हो। जाहिर सी बात है अगर गैस ने पिस्टन पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक, अगर यहां प्रेशर P है तो आगे फोर्स लगाएगा और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हुआ तो उस फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। और सपोज पिस्टन आगे की तरफ जा रहा है तो आप बोल सकते हो कि जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है। अगर मैं इसको यहां से बनाने की कोशिश करूं, इतना जो है समय तो नहीं है लेकिन शॉर्टकट में समझ ले कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं इसके अंदर गैस भरी पड़ी है और गैस में मैं ऐसा बोलूं भैया प्रेशर ऑफ द गैस P गैस है
तो ये अपने प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगाएगी भाई आगे की तरफ, मान के चलो कि सर ये जो पिस्टन था भैया मूव करके यहां चला गया, ठीक, ये आगे की तरफ चला गया, तो दैट मींस जो फोर्स लगा वो भी आगे की तरफ लगा, इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो बेसिक हम लोग मैकेनिक्स से बोल सकते हैं कि सर इस फोर्स का वर्क डन भी पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट सर, वर्क डन पॉजिटिव हो गया। हम ये भी बोल सकते हैं सर गैस एक्सपेंड कर रही है, तो इसका मतलब क्यों ये बार बार चीज हम रिकॉल करें, हम सीधी बात बोलेंगे सर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, और गैस क्या करेगी भाई साहब, एक्सपेंड करेगी, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हो जाएगा, और गैस क्या करेगी भाई साहब, कंप्रेस हो जाएगी। सीधी सच्ची बात है। इसके बाद और जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग खेलते हैं वो यहां पर खेलते हैं जिसका नाम है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी से पहले एक बार देख लेते हैं इंटरनल एनर्जी। पूरे डेरिवेशन के बाद जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो काम का है, उसका फॉर्मूला यहां पे मैं लिख देता हूं, वो आता है NFRT/2। ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। यहां पर जो N होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और R आपको पता ही है, T इज द टेंपरेचर इन केल्विन। तो अगर इंटरनल एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं तो जाहिर सी बात है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में जब आप बात करोगे तो आप लिख सकते हो सर वो हो जाएगा NFR∆T/2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह देखते के साथ ही मुझे उम्मीद है आपको याद रखना भी आसान होगा। अब यहां बहुत अच्छी बात यह है कि सर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ओनली एंड ओनली टेंपरेचर पे डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। मतलब आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो सर जिस हिसाब से टेंपरेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है डेल्टा टी पे, मतलब इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर के बीच पे डिपेंड कर रही है। आप किस रास्ते से किस स्टेट से होकर गुजरे हो उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि सर अगर अपन टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो यू बढ़ेगा तो डेल्टा यू हो जाएगा पॉजिटिव, और टेंपरेचर अगर अपन घटाएंगे तो डेल्टा यू मेरे भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। खत्म कहानी। ठीक, तो एक हो गया आपका वर्क डन बाय गैस, एक हो गया आपका यू। उसी प्रकार एक खेलते हैं हम लोग डेल्टा क्यू के साथ, जिसको बोलते हैं हीट गिवन या हीट टेकन। ठीक, आप सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हो या सिस्टम से कितनी हीट ले रहे हो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहां पे क्या करते हैं, डेल्टा क्यू से करते हैं। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, अगर जो है सिस्टम हीट गेन कर रहा है, सिस्टम को हीट मिल रही है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम लोग जैसे डेल्टा क्यू का जो साइन लेते थे पॉजिटिव लिखते थे। और अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है, छोड़ रहा है या सराउंडिंग में दे रहा है, तो डेल्टा क्यू हम लोग क्या करते थे, बाई साइन नेगेटिव लिखा करते थे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, याद रखने का तरीका बेटा बहुत आसान है। तो ऐसा समझ, जब ऊष्मा आ रही है तो पॉजिटिविटी हो रही है भाई साहब। ठीक, गर्माहट किसको पसंद नहीं होती है, ठीक, आज के टाइम में तो गर्माहट ही बहुत पसंद हो रही है सबको। दैट मीन डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। और अगर उसमें छोड़ के जा रही है सिस्टम से, याद रखना मेरी बात, सिस्टम से, सराउंडिंग से नहीं, सिस्टम से, और अगर उसमें छोड़ के जा रही है तो भैया डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तीन चीजें हैं जो आपको रिकॉल करना है अच्छे से। इसके बाद इन तीनों को इकट्ठा करके हम लोगों ने बनाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बोलते हैं सर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिख सकता है, जो कि यहां पर वर्क डन बाय गैस है। लिखने के लिए मैं इसको डेल्टा डब्ल्यू लिख दूं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि बस एक लिखने का तरीका है, मेरा मन किया मैंने इस तरीके से लिख दिया। हां, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैं बोलूंगा डेल्टा क्यू क्या होता है, आप बोलोगे सर डेल्टा क्यू हो जाएगा आइदर हीट गिवन और हीट टेकन। अगर सिस्टम को हीट गिवन की जाएगी तो डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, और सिस्टम से हीट जाएगी तो डेल्टा क्यू इज नेगेटिव। अगर बात करें भाई साहब डेल्टा यू क्या है, तो आप बोलोगे सर डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, याद रखना ये इंटरनल एनर्जी नहीं है मेरे भाई, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। और ये जो मैंने लिखा था इसको आप लिख सकते हो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। खत्म कहानी। ये बेसिकली बहुत काम की चीज है। इन तीनों में आपको साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तीनों के साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिए हैं। अब डेल्टा क्यू के बारे में तो आप बाद में पूछोगे, डेल्टा यू तो आपको याद होगा, अभी याद करा दिया, NFR∆T/2। अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग देखते हैं जो वर्क डन बाय गैस आता है वो क्या आता है, अलग अलग आता है। तो अगर सारे प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें, यहां पर मैं छोटी सी जगह यहीं पे लिख देता हूं कि भैया हम बात करना चाह रहे हैं वर्क डन बाय गैस के बारे में। तो आपको याद होगा सबसे पहले वर्क डन बाय गैस का जो फॉर्मूला था वो अभी हम लोगों ने देखा सर, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। अगर मैं बात करता हूं सर प्रोसेस है हमारा आइसोछोरी बोली, आइसोकोरिक बोल, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम होता है आपका कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरे भाई तो आप यहां पे साफ सत्य मतलब सीधी सच्ची बात बोल दोगे कि यार अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब गैस ना एक्सपेंड कर रही है ना कंप्रेस कर रही है, तो डीवी वाला जो टर्म है आपका वो जीरो हो जाएगा। इन दैट केस आप बोलोगे सर वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पर जीरो हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, अगर मैं ऐसा बोलूं भैया आइसोबारिक है, अगर आइसोबारिक है तो आप बोलोगे सर आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जैसे प्रेशर आप बाहर निकाल दोगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी फ्रॉम V1 टू V2 ये फॉर्मूला बन जाता है भाई साहब। यहां पे वर्क डन बाय गैस निकल के आ जाता है भाई साहब P डेल्टा P। ठीक, या इसी को हम लिख सकते हैं NR∆T।
या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एनआर डेल्टा टी। उसके बाद और तीसरा प्रोसेस होता है जो कि हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल। ठीक, आइसोथर्मल में आपको याद होगा कि आइसोथर्मल में प्रेशर होता है टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। तो वर्क डन बाय गैस अगर अपन यहां पे लिखें तो आप लिखोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। सर यहां पर जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट नहीं है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब यहां पे गेम खेल सकते हैं कि जब प्रेशर को हटा के क्यों ना हम लोग यहां पर लिख दें nRT बाई V इंटू dV का इंटीग्रेशन। और जब आप यहां पर जो है चेक करो, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, जब इसको बाहर निकाल लोगे तो यहां पर V1 से V2 जब आप या V इनिशियल से V फाइनल जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन बाय गैस निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा भाई साहब, nRT ln V2 बाई V1 या V फाइनल माइनस V फाइनल बटे V इनिशियल। तो बेसिकली आपको सबका वर्क डन का फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड मारिए, सबका वर्क डन का फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 के बाद उसी तरह एक पढ़ते हैं हम लोग अगला प्रोसेस एडियाबैटिक। आपको याद होगा एडियाबैटिक में हम ना ऊष्मा देते हैं न लेते हैं। एडियाबैटिक में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। दैट मींस आप बोल सकते हो कि सर एडियाबैटिक के लिए हम लिख सकते हैं यहां पर कि डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा सर 0। मजे की बात है। अच्छा, उसी प्रकार आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप यहां पर बोल सकते हो कि सर डेल्टा जो यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल के लिए 0 हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग फर्स्ट लॉ पे खेलो, ठीक है, डेल्टा क्यू डेल्टा यू वर्क डन बाय गैस इनके साथ खेलो। जैसा एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं भैया आइसोकोरिक के बारे में बता दे, ठीक, तो आप इस तरीके से खेलो। बोले सर आइसोकोरिक में ना वर्क डन बाय गैस 0 है। अच्छा जी, ये वाला टर्म 0 हो गया। अगर ये टर्म 0 हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि सर डेल्टा क्यू जो है ना वो सर डेल्टा यू के बराबर है, जिसकी वैल्यू NFR डेल्टा टी बटे 2 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह आप खेलो। अगर इन सवालों के साथ खेलोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी। इन फॉर्मूलेस के साथ, इन फिजिकल क्वांटिटी के साथ जब तक आप खेलना नहीं सीखोगे तब तक जाहिर सी बात है वरना रटते रह जाओगे और थोड़ा सा हमेशा किसी एक डर में रहोगे कि सवाल घुमा फिरा आ गया तो क्या होगा। ठीक, जैसे मैंने एडियाबैटिक के बारे में बात करा। अब एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू होता है 0। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला निकल के आता है NR डेल्टा टी बटे 1 माइनस गामा, जहां गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है CP बाई CB। जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, CP बाई CB। गामा की वैल्यूज के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद क्या गामा होता है। अब यहां पे मजे की बात यह है, जो थोड़ी देर पहले मैं भी आपको एक बात कहना चाह रहा था कि सवालों के साथ खेलना है आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये गैस है, ठीक है, और मैं ऐसा बोलूं कि गैस जो है एडियाबैटिकली एक्सपेंड हो गई एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, एक मैंने छोटा सा अल्फाज लिखा कि यार गैस जो है एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगी, तो बताओ इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो सोचो, आप बोलोगे सर एडियाबैटिकली है तो इसका मतलब डेल्टा क्यू तो 0 हो जाएगा सर। ठीक, सर एक्सपेंड कर गई है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, तो अभी अभी आपने बताया इसका मतलब वर्क डन बाय जो गैस होगा सर वो पॉजिटिव होगा, और ये 0 है, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा सर, डेल्टा यू निगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा यू निगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब टेम्परेचर जरूर घटा होगा। समझ मारिए, इसका मतलब टेम्परेचर जरूर घटा होगा, और टेम्परेचर घटा होगा तो आप बोल सकते हो कि गैस भैया कूल हो गई होगी, ठंडी हो गई होगी। तो इस तरह से मैं देख, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, आप लोगों के पास भी, या इस माइंड मैप सीरीज का जो मेन मोटिव है उसके पास भी, कि मैं सारे प्रोसेस की आपको यहां पे फील दिलाऊं। मैं आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा हूं कि इस तरीके से भी आपको सीखना है, इस तरीके से आपको खेलना सीखना है। जब आप इस तरीके से खेलना सीख जाओगे तब सही बात बताऊं वो थर्मोडायनेमिक्स का मजा ही कुछ आ जाएगा। ऑल्दो जो हम लोगों ने एक लाइव सेशन लिया था थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें मंजिल सीरीज में 6 घंटे का लाइव सेशन था, उसमें हम लोगों ने काफी गेम खेला था इस चीजों में। किसी को जरूरत हो तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो अच्छे से। अभी ये जो माइंड मैप सीरीज है, यहां पर हमारा मेन मोटिव यही है कि काम के फॉर्मूले को 10 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर दिया जाए। ठीक है भाई साहब। तो अब यहां पे एडियाबैटिक में एक चीज और होती है कि सर एडियाबैटिक में जो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन होता है वो ये होता है कि पीवी की पावर गामा बराबर होता है कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी में लिख दूं भैया, पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूंगा तो आप बोलोगे सर पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि पीवी बराबर क्या होता है भाई साहब, कांस्टेंट होता है। क्लियर है? मुझे लगता है भैया मैंने सबका यहां पर जो है एक तरीके से सारे प्रोसेस का वर्क डन मैंने यहां पे लिख दिया। एक छोटा सा वर्क डन रह गया, वो भी यहां पे लिख देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है यहां पे मिल गई है। कि एक हम लोग पढ़ते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब है कि सर जो प्रोसेस पीबी की पावर एक्स के फॉर्म में हम लोग देंगे कि पीबी की पावर एक्स बराबर हो गया हमारा कांस्टेंट, तो हम उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोल देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीट्रॉपिक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन बता दो, तो सीधा इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट का वर्क डन ये निकल के आया था, तो मैथमेटिकली गामा की जगह अगर अपन एक्स रख देंगे तो पॉलीट्रॉपिक बन जाएगी। तो इसका जो वर्क डन आता है वो निकल के आता है एनआर डेल्टा टी बटे 1 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है? एनआर डेल्टा टी बटे 1 माइनस एक्स। शायद आपको स्क्रीन पे यहां पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अच्छे, एनआर डेल्टा टी बटे 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 पीले से लिख लेता हूं, बटे 1 माइनस एक्स। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने लिखा था, कहीं ना कहीं कहां गया नहीं है,
अब अभी तो लिखा था हाँ, जैसे ये है तो आप इसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हो, ठीक। जहां x की वैल्यू कितनी है यहां पर 2, आप बोल सकते हो कि सर ये जो प्रोसेस है ये हमारी पॉलीट्रोपिक है, जहां पर x की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, x की वैल्यू कितनी है 2 है। तो सपोज मैं ऐसा कह देता कि सर इनिशियल टेंपरेचर, इफ इनिशियल टेंपरेचर इज 100 केल्विन देन फाइंड वर्क डन बाय गैस इन दिस प्रोसेस, ठीक। यहां से यहां तक वर्क डन बाय गैस बताओ, तो या तो तू इसको इंटीग्रेट कर, ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, तो सीधा लिखेगा सर वर्क डन बाय गैस हो जाएगा सर एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस एक्स, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा एन इंटू एन, आप दे दिया जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो भी रहेगा, आर की वैल्यू आप जानते हो, डेल्टा टी मतलब सर इनिशियल टेंपरेचर का 100 है तो फाइनल टेंपरेचर 200 हो जाएगा, ठीक। तो 100 से 200 हो गया, 100 से 200 हो गया, इसका मतलब चेंज इन जो टेंपरेचर आएगा वो आ जाएगा 200 माइनस 100 बराबर 100 बटे 1 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू यहां पर चमक रही है भाई साहब 2, तो कुल मिला के ये आप वहां पे वर्क डन बाय गैस निकाल लोगे। मजे की बात ये है, ध्यान से दे, वर्क डन बाय गैस जो है यहां पर नेगेटिव आया है, ठीक। ऊपर एक पॉजिटिव संख्या एक नेगेटिव है, ये 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आ गया, इसका मतलब गैस कंप्रेस हुई होगी, इसका मतलब वॉल्यूम कम हुआ होगा, और हम भी तो कह रहे हैं यार वॉल्यूम जो है यहां पर क्या हो गया है, हाफ हो गया है। समझ में आ रही है बात? मैं थोड़ा सा फास्ट हूं, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन स्लो बोलूंगा तो बेटा भी 4 घंटे लग जाएंगे चैप्टर को समझने के लिए। तो बस खैर मेन मोटिव तो हमारा यही है, किस तरीके से फॉर्मूले का यहाँ पे रिवाइज कराया जाए। तो बस आपको बस यही चीजें यहाँ पर सीखनी है, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया और सारी बातें उसी के इर्द गिर्द हमने। अच्छा सुन, यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि सर ये बता दो इस सवाल में व्हाट विल बी द डेल्टा यू, व्हाट विल बी द डेल्टा क्यू, ठीक। तो अगर मैं ऐसा कह दूं थोड़ी देर के लिए कि सर हमारे पास 2 मोल है और मोनो एटॉमिक गैस है, ले लिख देता हूं 2 मोल है और मोनो एटॉमिक गैस है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे सर एन की वैल्यू तो आप 2 रखना चाह रहे हो और मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है, ठीक। तो इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछता कि सर ये बता दो, एक काम करते हैं भाई साहब, एक काम करते हैं इसको नहीं, आराम से इसको पकड़ते, अबे अच्छा इसके ऊपर कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब तो इलाज है हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये ले। तो अगर मैं यहां पर तुझसे पूछूं कि भैया ये बता दो इसमें डेल्टा यू क्या होगा, तो डेल्टा यू आपको पता है, इसके लिए यहां डेरिवेशन लिख देता हूं, डेल्टा यू बराबर होता है NFR डेल्टा टी बाई 2। चुपचाप आपको वैल्यूज पुट करनी है। अगर मैं इनकी वैल्यू 2 लिख दिया, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, डायटॉमिक होता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आप 5 चिपका देते हो वहां पर। आर की वैल्यू आपको पता है, आर इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 100 है बटे 2, और जैसे आप ये सॉल्व करोगे 2 से 2 कट गया, ये निकल के आ गया 300 आर। ले भाई साहब, ठीक। तो ये डेल्टा यू निकल के गया इस गिवन प्रोसेस में, और अगर मैं यहां से सॉल्व करता तो 100 बटे -1 इस -100, तो यहां से निकल के आ जाएगा -100, और n की वैल्यू कितनी मानी मैंने यहां पर 2, तो जैसे n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये -200 आर हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, देखिए एक छोटे से सवाल से क्या क्या चीजें पूछ सकता है वो यहां पर। सबसे पहले वो ये भी पूछ सकता है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय गैस, तूने निकाल लिया, ठीक। तो उससे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तूने ये निकाल लिया। हो सकता है डिटेल में जाके ये पूछ ले कि भैया हमको तो ये बता दो हीट का एक्सचेंज क्या हुआ, हीट आई है, उष्मा आई है या उष्मा गई है, तो तू बोलेगा सर देखो उष्मा का लेन देन का फॉर्मूला हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा यू है 300 आर, और डेल्टा जो भी वर्क डन बाय गैस है वो हमारा 200 आर है, तो सब लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 100 आर आ गया। डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ऊष्मा सिस्टम को मिली है, ऊष्मा सिस्टम को मिली है, सिस्टम ने ऊष्मा एब्जॉर्ब की है या सिस्टम ने ऊष्मा एक तरीके से गेन की है। तो ऐसे अलग अलग अल्फाजों में क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाते हैं। तो खैर आई थिंक यहां पे काफी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है, ये भी हो गया है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग यहां पे अच्छे से देख ले। सबका वर्क डन, सारे वर्क डन के फॉर्मूले बेटा आपको क्लियर होने चाहिए। जो लोग यहां पे जे मींस की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं इस सवाल से, इस चैप्टर से, मतलब तू मान के चल ऑन एवरेज आता ही है सवाल, 1 से 2 सवाल तो आना ही आना है इस सवाल से, इस चैप्टर से, इसलिए इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाओ। देख रोटेशन में कोई सवाल आएगा तो गारंटी नहीं है तू कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन या मैकेनिक्स से कोई सवाल आएगा, कोई टफ आ गया तो हो सकता है ना कर पाए, ठीक। या प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा चैप्टर होता है जिससे कोई क्वेश्चन आ गया तो गारंटी नहीं है तू कर पाए, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर होता है बेटा जिससे कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली तू कर सकता है अगर तूने चैप्टर ठीक से पढ़ रखा है तो, ठीक। बस ये इन फॉर्मूले के साथ बस तेरे को खेलना है, वर्क डन बाय द गैस, डेल्टा यू और डेल्टा क्यू, इस पे बेस सवाल एक बार देख लेना। और हाँ एक चीज और, जैसे वर्क डन बाय गैस मैंने अभी लिखा इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी होता है, इसका मतलब कभी इस पे सवाल आते हैं कि सर पी और बी मैं ऐसे बना दिया, सपोज प्रेशर और वॉल्यूम का सपोज मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन पी डीवी का मतलब हो गया एरिया अंडर कर्व, तो इसका मतलब समझ जाना इसका जो एरिया होगा वो एरिया हमको दे देगा वर्क डन बाय द गैस।
क्लियर है? बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है जहां से चले वहीं पे लौट के, सपोज हम लोग यहां पे वापस आ गए, ये पी रहा ये वी रहा, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए याद रखना जहां से चले आप वहीं पर वापस आ गए, तो जो इनिशियल सिचुएशन थी वही फाइनल कंडीशन है, जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम था वही फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम है, जो इनिशियल टेंपरेचर था वही फाइनल टेंपरेचर है। इसका मतलब टेंपरेचर में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, दैट मीन डेल्टा टी जीरो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर इसके लिए जो डेल्टा यू वाला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। दैट मींस आप बोल सकते हो कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस बॉगडन बाई गैस अगर अपन लगाएंगे तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, वट एवर वर्क इज डन बाय द गैस वो डेल्टा क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए। इस बात का ध्यान रखना कि साइक्लिक प्रोसेस में अगर एरो आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन बाय गैस जो है वो नेगेटिव निकल के आता है, और अगर एरो आपका क्लॉकवाइज होता है तो वर्क डन बाय गैस जो निकल के आता है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव निकल के आ जाता है। याद रखने का तरीका, घड़ी सीधी चल रही है पॉजिटिव, घड़ी उल्टी चल रही है नेगेटिव। क्लियर है भाई? हाँ, फिर बाद में जब हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो भी फॉर्मूला लिख देता हूं। एफिशिएंसी का जब भी कभी सवाल आए बेटा छोड़ देना, उसको बाद में करना है, शुरू में नहीं करना है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सवाल होता है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी जो साइक्लिक प्रोसेस हम लोग डिफाइन करते हैं, वर्क डन नेट बट ए क्यू पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव मतलब आपको देखनी पड़ेगी किस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, केवल आपको वही हीट आपको यहां पे रखनी होती है। इसके बाद जो हम लोग अगला आर्टिकल पढ़ते हैं यहां पर, वो एक पढ़ते हैं कि सर सी मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया है सी बराबर डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। ठीक, मोलर स्पेसिफिक हीट, इस पे बेस सवाल भी आ जाते हैं आपको, अलग अलग प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू अलग अलग पूछी जा सकती है। जैसे मैं आपसे बात करूं, पहला मैं आपसे बोलूं भैया बता दे प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल, तो जैसे ही आप आइसोथर्मल प्रोसेस बोलोगे टेंपरेचर इज कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा टी जीरो, और डेल्टा टी जीरो करेगा मेरे भाई तो सी की जो वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट, उसी प्रकार आपसे अलग अलग प्रोसेस के लिए पूछा जा सकता है। दूसरे प्रोसेस सपोज आपसे पूछ सकता है कि आप ये बता दो एडियाबैटिक के लिए बता दो, तो एडियाबैटिक के लिए आपको बता डेल्टा क्यू ही जीरो हो जाएगा, तो सी यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का लेन देन ही नहीं हो रहा है, आप ऊष्मा दे ही नहीं रहे हो तो टेंपरेचर के बारे में क्या बात करोगे। ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार तीसरा, उसी तरह हम लोग बात करते हैं आइसोकोरिक की, और उसी तरह बात करते हैं आइसोबैरिक की। आइसोकोरिक का मतलब यह है कि वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट है, तो जो सी निकल के आता है मैं सीधी उसकी वैल्यू अगर अपन सॉल्व करना भी चाहें तो आप चाहो तो कभी फंस गए तो सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे सर डेल्टा क्यू की जगह आप लिख सकते हो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू और बटे एन डेल्टा टी। अगर अपन इसको ठीक से लिखें तो ध्यान से दे, डेल्टा यू जो था वो था एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू, और नीचे क्या था एन डेल्टा टी प्लस 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 प्लस, और ये निकल के आ गया डेल्टा डब्ल्यू बाई एन डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू में यहाँ पर स्टाइल मार के लिख रहा हूं, ऐसे आपका मन कर रहा है वर्क डन बाय गैस लिखना तो आप यहाँ पे वर्क डन बाय गैस भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको हटा के वर्क डन बाय गैस लिख दो, कोई गलती नहीं है, दोनों चीजें ठीक है, आपको बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये ले लिख दे भाई साहब वर्क डन बाय द गैस। ठीक, अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे तो ध्यान से देखिए यहां पर आप ये लिख सकते हो, सर देखो एन से एन कट गया, डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया सर एफ आर बाई टू। क्या निकल आ गया भाई साहब, एफ आर बाई टू, और यहां से निकल के आ गया क्या, वर्क डन बाई गैस बटे एन डेल्टा टी। ये मत समझना कि सर आप ये ऐसा हमको ये सब याद रखना है, कि नहीं, याद जो रखना है वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में अगर आप बात करना चाह रहे हो तो सी बराबर आप सीधा लिख सकते हो सर एफ आर बाई टू प्लस यहां पर निकल के आएगा वर्क डन बाई गैस प्लस एन डेल्टा टी। तो जाहिर सी बात है यहां सर आप बोल सकते हो कि सर ये जो आपने लिखा है ना सर वर्क डन बाई गैस तो जीरो हो जाएगा आइसोकोरिक के लिए, इसका मतलब सी की वैल्यू निकल के आ जाती है एफ आर बाई टू। यही जो सी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को हम लोग सीबी बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला तेरे को याद रखना पड़ेगा कि जो सीबी होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ आर बाई टू। नेक्स्ट फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। तू सोच रहा होगा सर इतने सारे फॉर्मूले बोल रहे हो आप कैसे, भैया ये तो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। कम से कम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर तो निकाल सकते हो ना। ठीक, वहां डिराइव तो करोगे नहीं वहां पर। ठीक, तो इसका मतलब सीबी अगर एफ आर बाई टू है तो हम लोग जो पढ़ते थे सर डेल्टा यू हम लोग क्या पढ़ते थे, एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू। तो जैसे एफ आर बाई टू की वैल्यू में सीबी पुट करूंगा तो डेल्टा यू का एक नया फॉर्मूला ही बनकर तैयार हो जाता है, एनसीबी डेल्टा टी। ठीक, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात कर रहा हूं चौथे की, सपोज हमने पढ़ा एक आइसोबैरिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोबैरिक, तो शायद इसको मैं स्टार्ट देता हूं। आइसोबैरिक के बारे में अगर आप बात करोगे तो आप बोल सकते हो कि सर आइसोबैरिक में हम लिखें तो सी बराबर, आप चेक करके देखो सर एफ आर बाई टू तक तो हम लोग पहुंच गए थे, प्लस वर्क डन बाई गैस। आइसोबैरिक के लिए वर्क डन बाई गैस होता है सर एन आर डेल्टा टी बाई, नीचे लिखा हुआ भाई साहब एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा सर एफ आर बाई टू प्लस आर। और एफ आर बाई टू किसके बराबर है भाई साहब, एफ आर बाई टू सीबी के बराबर है। तो ये जो सी लिखा है इसी सी को हम लोग सीपी बोल देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी बराबर निकल के आ गया, देख हमारा ये सीबी है, सीबी प्लस आर। तो यहां से एक पुराना रिलेशन आप केमिस्ट्री में फिजिक्स में सब जगह पढ़ते हो कि सीपी माइनस सीबी बराबर क्या होता है, आर। मेक श्योर सीपी बराबर सीबी माइनस आर में थोड़ा सा इशू है, ये सीबी जो है
ग्राम स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये जो सीपी है ये आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। इस बात का ध्यान रखना, इस पे भी जेईई ने सवाल पूछ के 2-4 सवाल सिली मिस्टेक्स में गलत करवाए हैं। ठीक, अगर आप किसी जनरल प्रोसेस के लिए बात करते हो, ये तो मैंने उसके लिए लिख दिया है, किसी जनरल प्रोसेस के लिए बात करते हो तो सी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो निकल के आता है जनरल प्रोसेस मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए सी बराबर निकल के आता है, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर द प्रोसेस ऑफ पीबी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए आप बात करते हो, जो सी निकल के आता है वो निकल के आ जाता है सीबी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, आप ये सीधा फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको डेरिवेशन करना है तो आप डेरिवेशन कर सकते हो। देखिए सीबी है और वर्क डन बाय गैस, पॉलीट्रोपिकली क्या होता है एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस एक्स, तो एन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आर बटे 1 माइनस एक्स, खत्म। तो सीपी पे आप जो है कभी कभी सवाल आ जाते हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड। जैसे मैंने ये बताया यहां पर सी बराबर सीबी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, तो थोड़ी देर पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था यहां पर सीबी भी पूछ सकता है कि भैया इसका ये बता दो यहां का मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा। ठीक, तो आप बोलोगे सर अरे वो आपने फॉर्मूला भी बताया था सर, सी बराबर होता है सर सीबी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अगर अपन यहां पे देखें सीबी क्या होता है एफ आर बाई 2, मोनोटोमिक गैस है तो भैया एफ की वैल्यू 3, एफ आर बाई 2 प्लस आर आर रहेगा अपॉन 1 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है भाई साहब 2 है। चुपचाप यहां पे 2 वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व करके जो भी पूछा जा रहा है सॉल्व करके वो आंसर निकाल देना। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये बेसिकली यहां पर कहानी है। तो सीबी का गेम हो गया एक तरीके से, फर्स्ट लॉ का गेम हो गया एक तरीके से, इन सब का गेम हो गया। थोड़ा सा एक बीच में आता है ग्राफ से सवाल भी आ जाते हैं कभी, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग आइसोथर्मल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो भी पीवी ग्राफ ऐसा ही आता है, और जब हम लोग एडियाबैटिक का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो भी ऐसा ही आता है, लेकिन जब दोनों को एक साथ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक, इन दैट केस जो ऊपर वाला ग्राफ है याद रखना ये आइसोथर्मल होगा और ये एडियाबैटिक होगा। पर सपोज हम लोग गामा के बारे में बात करें तो गामा होता है भैया सीपी बाई सीबी, और सीपी तुझे पता होता है सीबी प्लस आर बटे सीबी। तो कुल मिलाकर जब आप सॉल्व करते हो तो गामा बराबर निकल कर आता है 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज आप पुट करके गामा यहां पे निकाल सकते हो। क्लियर है? एटलीस्ट मोनोएटॉमिक और डायटोमिक के लिए गामा आपको आना चाहिए। मैं एक बार लिख देता हूं, अगर मैं बात कर लेता हूं सपोज मोनोएटॉमिक की, तो आप जानते हो कि मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका होता है 3। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा तो जो सीपी आएगा, जो सॉरी सीबी आएगा, सीबी की वैल्यू आ जाएगी एफ आर बाई 2, एफ की वैल्यू यहां पर 3 है तो आ जाएगी भैया 3r बाई 2, तो जो सीपी निकल के आ जाएगा सीपी बराबर आ जाएगा 5r बाई 2। जिन लोगों ने बिल्कुल सपोज थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है भैया, उनको समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं, उनसे मैं ही बोलूंगा मैं फॉर्मल देख लेना, और इतना तो पढ़ा ही होगा यार, थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में इतना डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है और खैर मुझे लग रहा है टाइम अच्छा का यार, आधा घंटा हो गया 30 मिनट। ठीक, चल आगे बढ़ता हूं। उसके बाद तो सीबी बराबर 3r बाई 2, तो सीपी बराबर आ जाएगा 5r बाई 2। वही अगर आपसे पूछूं कि सर डायटोमिक अगर गैस है हमारी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी होती है 5, तो इसका मतलब सीबी बराबर निकल के आ जाएगा 5r बाई 2। तो जो सीपी निकल के आए, सॉरी सीपी निकल के आ जाएगा सीपी बराबर सीबी प्लस आर, इसमें एक जोड़ दोगे आप तो ये निकल के आ जाएगा सर 7r बाई 2। अगर अपन यहां पर बात करेंगे सर सीपी बाई सीबी तो गामा निकल के आ जाता है यहां पर 5 बाई 3, तो यहां पे गामा निकल के आ जाता है 7 बाई 5। तो अक्सर ये गामा जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे जब भी कभी सवाल आता है वो सवाल पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है और गिवन नहीं होता, इसलिए एटलीस्ट इन दोनों का गामा तो आप निकाल ही लो, मोनोएटॉमिक और डायटोमिक। ट्राइटोमिक के लिए आज तक कभी सवाल आया नहीं है तो भी निश्चिंत रहे, उसमें आपसे कोई परेशान नहीं करेगा। क्लियर है? चलो इसके बाद फिर जो बात होती थी यहां पर कांगे सी निकाल लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते और तो कुछ नहीं बच गया भाई। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट था, हाँ जो मैंने ग्राफ वाली बात बोली थी, प्लीज वो ग्राफ वाली बात देख लीजिए कि पीवी ग्राफ में जब आप पीवी ग्राफ जब आप बनाते हो तो एडियाबैटिक के लिए जो स्लोप मिलता है वो गामा टाइम ज्यादा मिलता है, किसके? आइसोथर्मल के। तो वहां पे सवाल भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो वो एक बार जरा उसकी ग्राफ की जो है प्रैक्टिस आप एक बार जरा अच्छे से कर लीजिएगा। मुझे लगता है इतना काफी है। उसके बाद एक होता है आपका फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में याद रखना, बस एक बात इतना आपको याद रखना है कि जब फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि मैं आपसे बोलूं ये डब्बा है हमारा और यहां पर एक पिस्टन है और आपने यहां पे गैस भर दिया है और यहां पर आपने वैक्यूम रख दिया है। इन दैट केस याद रखना जो वर्क डन बाय गैस आता है वो आपका क्या निकल के आता है भाई साहब? 0 निकल के आता है। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स में बिलीव मी इतना ही है। ठीक, इसके बाद इसका कुछ सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स आता है जिसका स्टेटमेंट वगैरह आप देख लीजिएगा कि हम लोग कभी हीट का कंप्लीटली 100% जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते वर्क में। ये सारी चीजें एक बार आप थ्योरेटिकली आप देख लीजिएगा। उसके बाद 2-3 चीजें और आती है जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। जैसे एक है कार्नोट इंजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने समय बचाने के लिए पहले से यहाँ पे लिख दिया है। कहां गया कार्नोट इंजन, हीट इंजन। पहले हीट इंजन को एक्सप्लेन कर देता हूं। हीट इंजन में क्या होता है भाई साहब? हम बेसिकली हीट लेते हैं और उससे कुछ मैकेनिकल वर्क करते हैं। जैसे आप लोग अपनी बाइक चलाते हो, पेट्रोल है, ठीक, पेट्रोल से क्या होता है उसको एक तरह बर्न करते हैं, उससे हम लोग जो है एक तरह का मैकेनिकल वर्क लेते हैं। तो सपोज ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है, आपने सपोज Q1 हीट लिया तो वर्क
जो किया आपने मैकेनिकल वो W किया, और Q2 जो हीट वो आपने रिजेक्ट कर दिया, तो यहां से आप एनर्जी कंजर्वेशन से ही बोल सकते हो कि सर Q1 बराबर हो जाएगा W प्लस Q2। दैट मींस जो W निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 माइनस Q2। मुद्दे की बात तू ऐसे समझ कि सपोज हम लोगों ने जो है 100 जूल अगर हीट दी एग्जांपल के तौर पे, और आपने वर्क लिया सपोज 30 का, तो ये इसने 70 को क्या कर दिया, एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर कितना वर्क किया, तो आप बोलोगे सर 30। ठीक, तो यहां पर बात करते हैं हम लोग एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो होता है वर्क डन बटे क्यू पॉजिटिव। अगर अपन यहां से देखें तो भैया वर्क डन कितना है 30, क्यू पॉजिटिव मतलब आने वाली ऊष्मा जो कि Q1 है, तो भैया आने वाली ऊष्मा कितनी है 100, तो 30 बटे 100 इज 30%। देसी भाषा में भी बोल सकता है भाई साहब 100 जूल हीट ले रहे हो, अब काम तुम 30 जूल का करके दे रहे हो। ठीक है, तो भैया 100 रुपए लेके 30 रुपए का काम कर रहे हो, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 30 हो गई है। तो वही है बेसिकली ऐसे ही, बस उसका फॉर्मूला जब मॉडिफाई करते हैं, जब वर्क डन की जगह Q1 माइनस Q2 रखूंगा तो एफिशिएंसी निकल के आ जाता है 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब यहां से पता चलेगा कि भैया 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। जो सबसे ज्यादा बेस्ट एफिशिएंसी जो निकल के आती है वो स्पेशल टाइप ऑफ साइकिल के लिए आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल। वहां पर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा फॉर्मूला तुझे याद रखना है, वो होता है एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस T2 बाई T1 या 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है, उसको आप छोड़ सकते हो, कैसे आया कोई नहीं पूछने वाला आपसे। हाँ, बस इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर जो T2 बाई T1 निकल के आता है ना, वो Q2 बाई Q1 के बराबर आता है। इस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इस पे खास के, इस पे तो मैं क्या ही बताऊं कितने सवाल पूछे गए। सवाल पूछने का एक तरीका ऐसा होगा, कभी तो थोड़ा सा फॉर्मूले में कंफ्यूज हो तो ऐसे याद रख लेना, एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस छोटा टी बटे बड़ा टी। अब नेगेटिव एफिशिएंसी तो होगी नहीं, ठीक, तो 1 माइनस क्या, छोटा टी बटे बड़ा टी, दैट इज अ मोर देन सफिशिएंट। ये फॉर्मूला याद रख ले तो भी तेरा काम हो जाएगा। देख क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि सर ये जो सिंक है ना, सिंक का टेंपरेचर एग्जांपल के तौर पे 400 केल्विन है, और जो सोर्स है ना उसका टेंपरेचर 600 केल्विन है, तो एफिशिएंसी बताओ। चुपचाप वैल्यू पुट कर दे, सॉल्व करके आंसर निकाल दे। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन, सर देखो इसका जो सिंक का टेंपरेचर था ना 400 केल्विन था, इसका टेंपरेचर ना 600 केल्विन हो गया, ठीक है। अब अगर इसका टेंपरेचर हम लोगों ने सपोज 100 केल्विन बढ़ा दिया, 100 केल्विन बढ़ा दिया, तो बता दो एफिशिएंसी कितना चेंज हो जाएगी, कितना परसेंट चेंज हो जाएगी, क्या उसमें परसेंटेज चेंज आ जाएगा। मतलब ओनली डायरेक्टली फॉर्मूला में सवाल आपसे वहां पे पूछा जा सकता है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, इस पे बेस कई बार सवाल आए, मैं तेरे को बता देता हूं। बस केवल एक फॉर्मूला याद रखना, एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस T2 बाई T1। क्या T2 क्या T1, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो साला उस टाइम याद रखना, सर ने बोला था T छोटा बटे T बड़ा, खत्म कहानी। ठीक, चलो उसी प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। बस एक में छोटा सा एक पार्ट होता है रेफ्रिजरेटर, इट जस्ट ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ द हीट इंजन। हीट इंजन में क्या करते थे हम लोग, हीट से मैकेनिकल वर्क किया करते थे। रेफ्रिजरेटर आप जानते हो, सब आप सबके घर में लगा होता है रेफ्रिजरेटर। उसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में हम लोग बाहर से बाहर से एनर्जी देते हैं इन्हें, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग जो वो प्लग लगा देते हैं, तो हम बाहर से एनर्जी देते हैं ताकि जो हीट का फ्लो है वो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो यहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रख लेना। यहां पर जो है हम लोग एफिशिएंसी के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हीट थोड़ी ना दे रहे एक तरीके से, हम लोग तो बाहर से खुद वर्क डन कर रहे हैं। तो अगर कौन सा फ्रिज अच्छा है, कौन सा फ्रिज खराब है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो शायद आप यही बोलोगे कि सर फ्रिज अच्छा वही है जो कम से कम इनपुट में ही अच्छा काम करके दे दे। ठीक, कम से कम इनपुट में ही, मतलब हम चाहते हैं कि भैया वर्क डन कम से कम करना पड़े और अच्छा खासा, मतलब हमको काम करके दे, अच्छा खासा काम करके देने का मतलब हो गया देसी भाषा में तो ये बोलेगा कि सर यहां से जो हीट का फ्लो हो रहा है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, वो अच्छी खासी निकल के आनी चाहिए। ये मैंने जो वर्ड बोला अच्छा खासा काम करके देगा, मतलब फिजिकल वर्ड नहीं है, दुनियादारी वाला वर्ड है कि हमारा फ्रिज हम बोलेंगे अच्छी तरीके से तब वर्क करेगा जब हम बोलेंगे बिजली कम खाए। बिजली कम खाए का मतलब बाहर से जो हीट हम लोग दे रहे हैं, बाहर से जो हम क्या बोलते हैं उसको एनर्जी की सप्लाई दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कम खाए, तब हम बोलेंगे हमारा फ्रिज अच्छा है। और इसके बदले में उसको जो काम दिया गया करने का कि तू कूल कर, तू ठंडा कर, वो बहुत अच्छे से करके दिखाए। इसका मतलब इसका सीधा फॉर्मूला याद रखना कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ ये भी जो था बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/W के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q लो के। खत्म। आज तक इस पे कभी सवाल आए नहीं है, लेकिन अगर कभी इक्का दुक्का सवाल आ जाता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस ही होगा। हाँ, अगर कभी आपको आवश्यकता पड़ी यहां पर चीजें लिखने की तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देख ध्यान से, इधर से सपोज आपने W दिया और यहां से Q2 आया, तो W प्लस Q2 बराबर Q1। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी भी कर लीजिएगा आप लोग जब यहां पर बात करोगे आप किसकी एनर्जी कंजर्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये है, क्योंकि कार्नोट इंजन से रिपीटेडली सवाल पूछे गए हैं। भैया कितना वक्त हो गया, 34 मिनट हो गया। सबसे अच्छी बात ये कि कैमरा बंद नहीं है, मुझे डर लग रहा था कि कैमरा बंद नहीं रह गया। ठीक है, कैमरा बंद नहीं है। ठीक, तो भैया इससे कम समय में इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोगों ने बहुत कम समय में अच्छे से हम लोगों ने सारी चीज रिवाइज कर ली है। ऑल्दो आपका एक मिनट बहुत ही कीमती है। जेईई मेंस के लिए पढ़ते रहिए, टिके रहिए, अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करते रहिए। खुश रहिए, टेक केयर।